देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ हमसे इस वेज बी और इस रॉड ए का एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक चीज़ बताई गई है कि इस वेज का जो मास है और इस रॉड का जो मास है, इनका रेशियो न्यू है। तो मैंने मान लिया कि इस वेज का जो मास है वह है एम बी और रॉड का जो मास है वह है एम ए और रेशियो इनका न्यू है। एक चीज़ और बोली गई है कि यहाँ पर दिखने वाली सारी ही कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन निग्लेजिबल है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चूंकि इस रॉड के दोनों ओर फिक्स्ड सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो यह रॉड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पर मूव कर सकती है। अब यह रॉड चूंकि यहाँ पर इस वेज के संपर्क में है, तो यह रॉड इस वेज के संपर्क तल पर एक फोर्स लगाएगी जो इस संपर्क तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगा, और यह फोर्स कहलाता है नॉर्मल फोर्स। अब इस नॉर्मल फोर्स का एक घटक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर आएगा, और यह जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर लगने वाला फोर्स है इस वेज को आगे की ओर चलाएगा। तो यह वेज किस एक्सेलरेशन से आगे की ओर चलेगा और यह रॉड किस एक्सेलरेशन से वर्टिकली नीचे आएगी, इन दोनों ही एक्सेलरेशंस के मान हमें यहाँ बताने हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि हमें इन दोनों ही बॉडीज का एक्सेलरेशन बताना है, तो इन दोनों ही बॉडीज का यहाँ पर एफ बी डी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इस रॉड का एफ बी डी। तो बनाइए यहाँ पर रॉड, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे रॉड। ये हो गई हमारी रॉड। अब देखिए, एक फोर्स इस पर लगेगा जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मास हमने माना है एम ए, तो हुआ एम ए इंटू जी। एक फोर्स जो कि इस वेज के द्वारा लगेगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, वो मैंने मान लिया कि यह है एम। और भी दो फोर्सेस यहाँ पर होंगे जो कि इन दो फिक्स्ड सपोर्ट्स के द्वारा लगाए गए होंगे, लेकिन इनका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्सेस लगेंगे यह लगेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर और यह रॉड सिर्फ मूव करेगी वर्टिकल डायरेक्शन पर। तो हमें यहाँ पर वही फोर्सेस काम में आने वाले हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन पर लग रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर और आगे थोड़ा, ये एंगल था अल्फा। अब चूंकि ये अल्फा था तो मैं एक लाइन और खींचूं तो ये भी अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये अल्फा होगा। तो इस नॉर्मल फोर्स का जो घटक वर्टिकल डायरेक्शन पर आएगा वह आएगा यहाँ से एन कॉस अल्फा। एक इसका घटक इस डायरेक्शन पे आएगा एन साइन अल्फा। लेकिन इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि यह सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पर मूव कर रही है। तो मैंने बोला ही पहले ही कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पर लगने वाले फोर्सेस का यहाँ पर महत्व है। तो वर्टिकल डायरेक्शन पर यहाँ पर दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक एम ए इंटू जी और दूसरा हुआ एन इंटू कॉस अल्फा। मान लीजिए कि यह एक्सिलरेशन ए से नीचे की ओर चल रही है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरह से बना जा सकता है, एम ए इंटू जी माइनस एन कॉस अल्फा बराबर एम ए इंटू ए। यह हुई हमारी पहली इक्वेशन जो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से मिल रही है। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ से एक इक्वेशन मिली, दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी वेज के फ्री बॉडी डायग्राम से। तो मैं यहाँ पर अब बनाऊंगा वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे आप बनाइए वेज, ये हुआ वेज। अब देखिए, चूंकि वेज ने इसको इतने नॉर्मल फोर्स से दबाया है, तो इस रॉड ने भी इतने ही नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड से इसको भी दबाया होगा इसके तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, और इसका मैग्नीट्यूड इसके ही बराबर होगा। अब देखिए, चूंकि यह एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, यानी कि इसका जो इस साइड पे घटक आएगा वह आएगा एन साइन अल्फा, और इस साइड पे जो घटक आएगा वह आएगा एन कॉस अल्फा। इस वेज पर दो फोर्सेस और लग रहे होंगे, एक तो पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और एक पृथ्वी के द्वारा ही एक नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा इस पर, इस साइड पे।
लेकिन ये दोनों ही फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन पर हैं, और इस नॉर्मल फोर्स का एक घटक n cos अल्फा ये भी वर्टिकल डायरेक्शन पर है, और इन तीनों ही फोर्सेस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये जो वेज है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर चल रहा होगा, तो यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस का मतलब है, यानी कि सिर्फ n sin अल्फा का यहाँ पर यूज है। तो मैं अगर मान लूँ कि यह वेज a डैश एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। इसका मास हमने mb माना है इंटू a डैश, ये हुआ यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स हो गया, एक a हो गया, और एक a डैश हो गया, 3 अननोन्स हैं, और इक्वेशन है 2। लेकिन अगर हमारे पास 3 अननोन्स है तो इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए, तभी हम इन तीनों ही अननोन्स की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन और चाहिए, वह इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो देखिए ध्यान से, यह वेज या यह रॉड एक दूसरे के सतहों के अंदर नहीं घुस सकते कभी भी, ये सारी ही रिजिड बॉडीज हैं। तो एक मतलब इसका यह निकला कि चूंकि यह रॉड इस वेज के सतह के अंदर नहीं घुस सकती, और यह वेज भी इस रॉड के सतह के अंदर नहीं घुस सकती, इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी ये कांटेक्ट पर हैं, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। इन दोनों ही का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर सेम होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या है। तो चूंकि यह ए एक्सेलरेशन से इस साइड पे चल रही थी, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? तो गौर से देखिए, यह एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, तो ये चूंकि ए से इधर चल रही थी, तो ए कॉस अल्फा से इस दिशा पे चल रही होगी, यानी कि सतह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर। अब चूंकि इस वेज को आप देखिए, तो इस वेज का जो एक्सेलरेशन है वह ए डैश है इस दिशा पे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर कितना आएगा? आप गौर से देख सकते हैं, अगर मैं देखूं तो यह ए डैश इस दिशा पे है, यह एंगल अल्फा हुआ, यह 90 माइनस अल्फा हुआ, इसका मतलब यह इस दिशा पे ए डैश साइन अल्फा से चल रहा होगा। अब ये दोनों ही एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे, ए कॉस अल्फा जो कि इसका है, और ए डैश साइन अल्फा जो कि इस वेज का इस तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है। ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, अन्यथा यहाँ पर हम जो रिजिड बॉडीज की क्वालिटी है वही नहीं रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों ही इक्वेशंस की मदद से हम अपने एक्सेलरेशंस की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि इस इक्वेशन से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पहले इक्वेशन पे रख देता हूँ। तो चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं इसे। तो रखिए मान माइनस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू रखिए एम बी ए डैश कितना है, देखिए एम बी ए डैश बटा साइन अल्फा। मैं इस पर रख रहा हूँ मान, नॉर्मल फोर्स का मान इस पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एन का वैल्यू तो रख दिया, एक कॉस अल्फा और था, तो कॉस अल्फा और लिख लीजिए एम ए इंटू ए। और थोड़ा आगे सॉल्व करिए, मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अब तो कैलकुलेशन से है, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप इधर कर लीजिए, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ए डैश की वैल्यू रख दूं, जो कि हमें तीसरे इक्वेशन से, सॉरी यहाँ पे मैंने चौथा इक्वेशन डाला हुआ है, ये तीसरा इक्वेशन था, तो तीसरे इक्वेशन से यदि मैं ए डैश की वैल्यू इस पर रख लूं, तो यहाँ से जो भी मिलेगा वहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ए डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू देखिए कितना आया, ए कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, ये तो पहले से ही था। अब देखिए थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करिए, कब तक इस तरह हम करते रहेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, ए को कॉमन लीजिए, बाकी सब नीचे ले जाइए, एम ए प्लस एम बी, और ये कॉस अल्फा बटा साइन काट अल्फा हुआ, और कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा ये भी काट अल्फा हुआ,
और दोनों मिलके हुआ काट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे आया काट स्क्वायर अल्फा। ये हुई ए की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एम ए या एम बी हमने खुद माना है, ये दिया हुआ नहीं था, इनका रेशियोज दिया था। तो आप इसको थोड़ा इस तरह से सॉल्व करिए कि ये जो आए वो क्वेश्चन में दी गई पैरामीटर्स के पदों में आए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम एम ए को कॉमन ले लें नीचे वाले टर्म से, नीचे वाले पूरे टर्म से एम ए को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपके पास। देखिए एम ए को कॉमन लेने पर यहाँ पे 1 प्लस एम बी बटा एम ए इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ए, एम ए से एम ए कट जाएगा, और आगे सॉल्व करिए यहाँ पर जी बटा 1 प्लस, अब एम बी बटा एम ए न्यू है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, काट स्क्वायर अल्फा बराबर ए। तो यह जो एक्सीलरेशन हुआ यह हुआ रॉड का एक्सीलरेशन, जो कि हमने माना था ए। तो यह हुई ए की वैल्यू और जो कि रॉड का एक्सीलरेशन होगा। अब अगर समीकरण 3 में ए का यह मान मैं रख दूं तो हमें वेज का भी एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 3 में इसका मान। मैं थोड़ा यहीं पे कर देता हूं इसके साइड पे। तो समीकरण 3 पे यह मान रख लीजिए आप, ए का मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं, आप देख लीजिएगा समीकरण 3 काट स्क्वायर अल्फा और एक cos अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे, और ए डैश साइन अल्फा। तो यहाँ से और आगे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करिए आप, ये साइन अल्फा यहाँ पे आएगा तो ये मिल के आएगा काट अल्फा। अब काट अल्फा को यदि मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे बन जाएगा tan अल्फा प्लस न्यू कॉट अल्फा। तो यहाँ से आया ए डैश का यह मान। तो ये हुए हमारे आंसर्स। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स।